नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पे। तो अभी हम लोग मेंस क्विक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको क्या किया जाएगा ना कि वीडियो के थ्रू या फिर पीडीएफ के थ्रू आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि फॉर्डर के रूप में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जो टॉपिक होगा उसमें कहीं ना कहीं डेटा को आप इंसर्ट कर दीजिएगा तो थोड़ा सा अलग से आ जाएगा। आंसर में जो आंसर का जो इम्प्रेशन होता है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा डेटा आपको दिया जाएगा जो कि रेलिवेंट होने वाला है आपके मेंस के टॉपिक्स में। क्योंकि अब जो चेंजेस मतलब 65th और 65th में भी और 66th में अभी चांसेस है कि थोड़ा सा हट के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है आपके पास थोड़ा सा अपडेटेड डेटा हो, कहीं फीड कर देने के लिए, वहीं बीच में कहीं पे इंसर्ट कर देने के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे, अगर क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है जैसे कि हंगर इश्यूज़ पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप इसमें फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को कोट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से इतना सारा खाना वेस्ट हुआ है। कितना 931 मिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्ट वाज जनरेटेड इन 2019। इंडिया में भी 50 केजी फूड पर पर्सन पर ईयर ये जनरेट होता है फूड वेस्ट, ठीक है, फूड वेस्ट हो जाता है। और जबकि हम लोग देख रहे हैं कि सीरियस हंगर इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग ऐसे ही कोट कर सकते हैं। यूएनईपी और रैप का ये इंडेक्स रिपोर्ट निकलता है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, और उसके हिसाब से इतना वेस्ट जनरेट हुआ इवन इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो उसमें यहाँ ऐसे इंसर्ट कर दीजिएगा तो फिर हंगर इश्यूज़ पे क्वेश्चन अगर आता है तो, क्योंकि हंगर इशू पे आने का चांसेस भी बहुत क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो उसको ये डाल सकते हैं। प्लस ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3 भी है कि हम लोग अपना ये क्या बोलते हैं फूड वेस्ट को हाफ़ करना था। बट जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें लग नहीं रहा है कि हम लोगों का जो टारगेट है वो अचीव होगा। तो ठीक है, ये चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। प्लस अब यहाँ पे देख लेते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली जो आएगी, तो इसमें आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि लिविंग इंडेक्स जो है, एक्सप्लोजन की वजह से लिविंग इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा अंतर पड़ रहा है। और इसमें क्या है, जैसे बिहार के में भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। बिहार का जो मुजफ्फरपुर है, लेस दैन 1 मिलियन वाला कैटेगरी जो है सिटीज़ का, उसमें लोएस्ट स्कोर कर रहा है। मतलब लिविंग इंडेक्स में लो स्कोर कर रहा है, मतलब वहाँ रहने के लिए अच्छा जगह नहीं है वो। क्यों? अब पैरामीटर्स कौन कौन सा इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को 35% वेटेज दी गई है, पर सिटीज़न परसेप्शन सर्वे पे 30%, सस्टेनेबिलिटी को 20% और इकोनॉमिक एबिलिटी को 15%, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे देखिए कहाँ गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना हो गया, 35% जो दे रहा है, तो इस हिसाब से निकल के आ रहा है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर का बहुत ज़्यादा है, तो बिहार का कुछ एग्जाम्पल दे देने पे फिर थोड़ा अलग हो जाएगा आंसर। और ये जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है ये कौन रिलीज़ करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको रिलीज़ करता है। तो वो देख लीजिएगा, वो डाल सकते हैं कहीं पे, यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन ना गांधी और टैगोर और नेहरू, इनके थॉट्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी रेलिवेंस के ऊपर क्वेश्चन दे सकता है, या गांधी के थॉट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन देख सकता है। तो आप उसको ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि अभी इतना ज़्यादा रेलिवेंस है कि गांधी पीस प्राइज़ भी दिया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में फिर कुछ लिख देंगे कि गांधी पीस प्राइज़ को स्टार्ट किया गया था 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये एनुअल अवार्ड है जो कि किस लिए दिया जाता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया जाता है। और ये फिर ओपन सबके लिए खुला हुआ है, मतलब नेशनलिटी नहीं आएगा बीच में, रेस या लैंग्वेज या कास्ट, क्रीड, सेक्स, ये डिपेंडेंट नहीं है, और ये सबके लिए खुला हुआ है, सबको, मतलब जिस तरीके से उनका आइडियल, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनके जो आइडियल्स थे, उसी पे बेस्ड है ये जो गांधी पीस प्राइज़ है। और जूरी के बारे में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मेंशन करना, बट इसमें आप देख सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है ये अवार्ड, और ये किसी भी नेशनलिटी और रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, सेक्स, ये सब पे डिपेंडेंट नहीं है, रिलीजन, ये सब पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको अलग से थोड़ा सा अलग दिखा सकते हैं कि हाँ, इतना ज़्यादा रेलिवेंस है कि हम लोग एक अवार्ड के तहत हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, गांधी के प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए,
तो जैसे साइक्लोन क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि उसमें ये भी आ जाएगी कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें आप इस चीज़ को डाल सकते हैं। अगर आपके नोट्स में ऑलरेडी है तो इट्स ओके, बट जिनके पास नहीं है वो ये चीज़ को देख लीजिए। नेशनल साइक्लोन रिस्क माइग्रेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और ये क्या करेगा, तो ये एड्रेस करेगा साइक्लोन रिस्क इन द कंट्री। ठीक है, साइक्लोन जहाँ जहाँ पे है आने के चांसेस होते हैं उसके उस रिस्क को एड्रेस करेगा। और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव है टू अंडरटेक सूटेबल स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स। तो इसमें क्या करेगा कि जो भी स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं ना उसको यूज़ करके साइक्लोन को मिटिगेट करेंगे, उससे बचने की कोशिश की जाएगी। फिर एम क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है नेशनल साइक्लोन रिस्क माइग्रेशन प्रोजेक्ट, इसका एम क्या है, तो इसका ये है एम कि रिड्यूस वेरिएबिलिटी ऑफ, अच्छा ये रिड्यूस करेगा, वेरिएबिलिटी नहीं वनरेबिलिटी ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़ है, ये वनरेबिलिटी है, एक सेकेंड, वनरेबिलिटी को रिड्यूस करेगा ये। ठीक है, तो ये वनरेबिलिटी को रिड्यूस करेगा, ये इसका एम है कोस्टल कम्युनिटीज़ वाले सबको। और फिर कंपोनेंट इसके क्या क्या हैं, कंपोनेंट इसके हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू ये डेसिमिनेट करेगा इंफॉर्मेशन, एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, जो लोकल कम्युनिटीज़ रहते हैं साइक्लोन जहाँ पे कोस्ट पे आएगा तो वहाँ के लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग, इम्प्रूविंग एक्सेस टू इमरजेंसी शेल्टर। अब अगर कोस्टल एरियाज़ में आ ही गया साइक्लोन तो उन लोगों के पास इमरजेंसी शेल्टर होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, और जो डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट वाले जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसको और अच्छी तरह से स्ट्रेंथन करना। फिर यहाँ पे 2 टाइप ऑफ कैटेगरी है, ये चीज़ को आप बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इस दोनों इन्फॉर्मेशन का। तो 2 टाइप के स्टेट्स हैं जिसमें हाइयर वनरेबिलिटी स्टेट्स हैं और कुछ हैं लो वनरेबिलिटी से स्टेट्स। ठीक है, तो हाई वनरेबिलिटी में कौन कौन सा आ जाएगा, आंध्रा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आ जाएगा, गुजरात, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। और लो वनरेबिलिटी स्टेट्स में आ जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा, पुडुचेरी, और आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप। तो ये सब जो है लोअर वनरेबिलिटी वाले स्टेट्स हैं, और हाइयर वनरेबिलिटी वाले आपको ध्यान रखना है आंध्रा, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो ये सब चीज़ों को ना कहीं मेंशन कर देने पे थोड़ा सा आंसर थोड़ा स्टैंड आउट करेगा, तो फिर मार्क्स भी अच्छे आने के चांसेस हैं। चलिए फिर लास्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं, ये क्या है, वाटर कंजर्वेशन या वाटर क्राइसिस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये तो ऑल इंडिया में भी प्रॉब्लम है प्लस हमारे बिहार का भी प्रॉब्लम है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है ये प्रॉब्लम है जिसके वजह से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी देख लीजिए यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ों का किस किस इन्फॉर्मेशन को अपने आंसर में कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये जल शक्ति अभियान जो है, जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है हमारा, उसके द्वारा फ्लैगशिप वाटर कंजर्वेशन का कैंपेन स्टार्ट किया गया। ठीक है, और इस कैंपेन का नाम क्या है, कैच द रेन। कैच द रेन का मतलब समझ में ही आ रहा होगा कि जब भी बारिश होती है तो उसको कलेक्ट कर लेना है और फिर उस वाटर को यूज़ करना है, हार्वेस्टिंग टाइप का। ठीक है, तो यही है ये अभियान, और ये कैसे कैसे इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये वर्ल्ड वाटर डे पे ही अनाउंस किया गया था और फिर चलेगा अभी नवंबर 30 तक तो ये कैंपेन चलते ही रहेगा। इसका एम क्या है, इसका एम है वाटर कंजर्वेशन एट ग्रास रूट लेवल। लोगों को बताया जाएगा कि कैसे करना है, मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा पार्टी आके पानी कलेक्ट कर रहा है और फिर उसको यूज़ कर रहा है। जो जहाँ पे है जैसे भी सिचुएशन में है वो वाटर को कंजर्व करेगा, जब भी पानी आएगा उसको स्टोर कर लेना और फिर उसी को यूज़ करना है, रीयूज़ करना है, जिस भी हिसाब से अपने हिसाब से इनफैक्ट। तो फिर उसके बाद क्या है, इंडिया रिसीव्स, इंडिया के बारे में यहाँ पे ये दे रहा है कि इंडिया का ऐसा नहीं है कि रेनफॉल यहाँ पे नहीं होता है या कम होता है और हम लोग पानी शॉर्टेज हो जाएंगे, बट यहाँ पे टैपिंग जो है ना, टैपिंग मैकेनिज़्म जो है वो बहुत लेस है। देखिए इंडिया रिसीव्स 1170 mm रेनफॉल, बट क्या हो रहा है कि 10 से लेके 20% ही टैपिंग हो रही है। ठीक है, विच इज़ अ कंसर्न
तो इतना पानी आ रहा था, इसको कंज़र्व कर लेते हम लोग या फिर उसको अच्छे से यूज़ करते, तो फिर हम लोगों को ऐसा क्राइसिस सिचुएशन नहीं फेस करना पड़ता। बट इस टैपिंग को अब इस टैपिंग को ज़्यादा हम लोगों को इस पर ध्यान देना होगा कि पानी आ रहा है तो उसको हम लोग टैप कर लें अपने यूज़ के लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, ये जो इनिशिएटिव है ये क्या करेगा बेसिकली, तो ये इट विल क्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो मतलब पानी आया, बारिश हुई और पानी को स्टोर करके रख लेंगे। फिर जियो टैगिंग ऑफ वाटर बॉडीज़ थ्रू आउट द कंट्री, प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रिजुविनेशन एफर्ट फॉर वाटर बॉडीज़। तो ये बोल रहा है कि हम लोग जियो टैगिंग करेंगे वाटर बॉडीज़, कहाँ कहाँ पे पानी है, कहाँ पे पानी कम है, और रिजुविनेशन का एफर्ट कहाँ लगा रहा है, ताकि एकदम एक तरीके से ये कि जहाँ पे पानी नहीं था वहाँ पे पानी तो आ गया, अब पानी आ गया तो वो फिर रिजुविनेट होकर रह रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ को ट्रैक करते रहेंगे। ये नहीं कि एक बार देखे और फिर ध्यान हट गया, तो इस चीज़ को जियो टैगिंग करके वाटर बॉडीज़ को देखते भी रहना है, प्रॉपर असेसमेंट भी करते रहना है। तो ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं वाटर क्राइसिस वाले क्वेश्चन में, या वाटर शॉर्टेज ऐसा कुछ आ जाएगा तो। नेक्स्ट, वाटर स्टेटस इन इंडिया, इसको भी देख लीजिए, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो। वाटर क्राइसिस पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो वाटर स्टेटस कैसा है, तो हमारे इंडिया में इसको चैलेंज ही माना जाता है, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू क्लीन वाटर। पानी जो क्लीन वाटर होता है बेसिकली वो भी इतना आसानी से नहीं मिल पा रहा है। फिर क्या होता है कि वाटर अवेलेबिलिटी, अगर आप आपको ध्यान रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये पॉइंट बहुत रेलिवेंट है। वाटर अवेलेबिलिटी आपको देखना है कि देखिए कम होते जा रहा है। ठीक है, 2001 में क्या था कि 1820 क्यूबिक मीटर्स था वाटर अवेलेबिलिटी। अब क्या हो रहा है, 2011 में देखते हैं हम लोग तो 1545 हो गया। फिर 2025 में जब हम लोग जाएंगे तो 1341 हो जाएगा, और फिर जब 2050 में हम लोग जाएंगे तो वो और कम हो जाएगा और 1140 क्यूबिक मीटर्स हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो रही है। इसका मतलब कि सभी लोगों के पास जितना पानी है वो और लेस हो जाएगा, पॉपुलेशन यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाएगी, सबका अपना अपना पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो भी कम हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे ये है कि कैटेगरी भी बना दिया गया है। वाटर स्ट्रेस किसको बोलते हैं, वाटर स्कार्स किसको बोलते हैं। तो वाटर स्ट्रेस का ये मतलब हुआ कि 1700 क्यूबिक मीटर से अगर कम है पानी पर एवरेज पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, अगर 1700 क्यूबिक मीटर से कम है तो हम लोग उसको बोलेंगे वाटर स्ट्रेस सिचुएशन। वाटर स्कार्स सिचुएशन हम लोग तब बोलेंगे जब एवरेज पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर है। ठीक है, तो दो चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे, 1700 और 1000। तो 1700 से कम होगा तो हम लोग उसको स्ट्रेस वाला सिचुएशन बोलेंगे, स्ट्रेस है तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो सिचुएशन है वो है स्कार्स सिचुएशन, मैनेज तो ये भी होगा लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वाटर क्राइसिस वाला सिचुएशन हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन अगर आता है वाटर क्राइसिस पे तो इसको कहीं ना कहीं डाल ही दीजिएगा। ठीक है, फिर यही है अभी के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके आंसर को स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।